हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साकेत। स्वागत है आप सभी का अपना वाईफाई जीके स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इम्पॉर्टेंट नोट्स की समझिए दोस्तों, ये है सीरीज का वीडियो नंबर 1। इसके बाद अनेकों वीडियो आने वाली है फिजिक्स से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड और फिर अन्य से सभी से संबंधित बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमसे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स ही बोल लीजिए, इसको नोट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इकाई समय में तय किए गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। दोस्तों फ्रेंड्स, चाल का जो होता है वो SI मात्रक मीटर प्रति चाल का जो SI मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। लेकिन अगर बात कर देखिए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक आए हम लोग दूरी तय किए ना, इकाई समय में दूरी तय किए ना, तो उसको हम लोग चाल कहेंगे। स्पीड को ही हम लोग चाल कहते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे है इकाई समय में निश्चित समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इकाई समय में निश्चित समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सदिश राशियों को परिमाण मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया कि कुछ वैल्यू होगा उनके पास, परिमाण होगा, और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों में केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब दोस्तों, जो अदिश राशि होगा वह किसी भी डायरेक्शन में इर्द गिर्द घूम सकता है, बट जो सदिश राशि होगा वो एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, वो इधर उधर मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब बात करते हैं चाल और वेग में। तो चाल जो है वो एक अदिश राशि है। चाल जो है हमारा वो एक अदिश राशि है, जबकि वेग सदिश राशि है। वेग कौन सा राशि है हमारा? वेग हमारा सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन का, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर हमको यहाँ से, हम यहाँ खड़े हैं और हमको यहाँ जाना है, तो हम ये बोल सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक दूरी ये हो गया, हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, एक बिंदु ये हो गया और हमको जाना यहाँ है, तो एक बिंदु हमारा ये हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी होगा यही हमारा विस्थापन, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मान लेते हैं कि जैसे ये 3 है, ये 3 मीटर ये लंबाई है और ये 4 मीटर लंबाई है, तो हम ये निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो h² बराबर p² तो h² 9 + 16 √25। मतलब क्या हो जाएगा? √25, तो 5, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा हमारा 5, तो यही हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब निश्चित समय में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है, विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकता है। अब जैसे कि दोस्तों ये बात समझना है। अब ऐसे हम आ गए और यहाँ पर आके फिर यहीं पर हम रुक गए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम दूरी है वो शून्य है। तो विस्थापन जो है वो शून्य हो गया। लेकिन अब कोई बंदा दूरी जो तय किया, तो यहाँ से पहले यहाँ गया, ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ आया, मतलब कुछ तो दूरी तय किया होगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, कुछ तो किया होगा। तो वही बात है कि यहाँ पर विस्थापन जो है दो बिंदुओं का बीच का वो शून्य हो सकता है, लेकिन दो बिंदुओं का बीच का दूरी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए, वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को पिंड का त्वरण कहते हैं। पिंड, देखिए, अब हम लोग को मालूम है कि वेग का मात्रक क्या हम लोग जानते हैं? मीटर प्रति सेकेंड, और
वेग में समय में होने वाले परिवर्तन को पिंड का त्वरण, अब परिवर्तन होगा तो फिर नीचे समय आएगा, तो मीटर प्रति ये सेकेंड हो गया एक, और ये सेकेंड चल जाएगा यहाँ तो इंटू एस हो जाएगा, फिर तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्सेलरेशन का मात्रक, एक्सेलरेशन का मात्रक हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है त्वरण और विस्थापन। त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं। विस्थापन और त्वरण, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों ही सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन प्रथम गति नियम। न्यूटन का प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील है, गतिशील, और कोई स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में, तो देखिए कोई वस्तु अगर मूव कर रहा है तो वह मूव करते रहना ही चाहेगा, और अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, मोशन रेस्ट में है, तो वह रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। फ्रेंड्स, ये बात समझना होगा आपको ध्यान से कि अगर हम कोई वस्तु चल रहा है, वो जब तक चलते रहेगा तब तक कि हम उसको रोकेंगे नहीं, हम उस पर फोर्स, हम उस पर बल नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विराम। विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी अचानक यात्री के पीछे चलने की ओर, यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। फ्रेंड्स, गाड़ी जब चलती है, रुकी हुई गाड़ी जब है और अचानक से गाड़ी चलती है, तो सारा का सारा यात्री जो होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है। हम लोग बोलते हैं झीट मारना, झटका लगना, वही हो जाता है। वो क्या, इसकी क्यों होता है, तो वो होता है विराम के जड़त्व के कारण। और दोस्तों फ्रेंड्स, अगर वो गति के जड़त्व के कारण होगा, तो गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी अचानक रुकने पर, मतलब गाड़ी चल रही है और अचानक गाड़ी रुक गई है, तो सारा का सारा यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं कि विराम के जड़त्व में गाड़ी पर जितना भी यात्री बैठा था वो सारा का सारा पीछे झुक जा रहा था, और गति के जड़त्व में जितना भी व्यक्ति है वो चलती हुई गाड़ी का अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकी जा रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, विराम के जड़त्व के कारण ही डंडे के प्रहार से कोट की धूल झड़ जाती है, ठीक है। विराम के जड़त्व के कारण डंडे के प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ये दोस्तों मोस्ट VVI पॉइंट है दोस्तों, जितना याद कीजिए उतना कम है इनके लिए। इस पॉइंट, इस लाइन को बार बार, मतलब 50 बार से ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। यहाँ तक कि 10th 9th से लेके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से निम्नलिखित में क्या प्राप्त होता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बल की परिभाषा, बल का मात्रक, बल का व्यंजक, बल का कुछ, बल का वो, बल का ये, मतलब इसमें राइट आंसर क्या होगा, बल की परिभाषा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है ना। बल हम उसी पर लगाते हैं। अगर बल, देखिए बल हम किसी पर लगाएं, जैसे कि आप कुछ भी हाथ में लीजिए, पेन होगा हाथ में या कॉपी होगा, जो भी होगा, आप अगर कॉपी पर बल लगाएंगे तो हो सकता है कि आप कॉपी के आकार में परिवर्तन कर दे, या फिर जैसे कि कोई लोहा का रॉड है या फिर छड़ है, आप उस पर बल लगाते हैं तो हो सकता है उसके आकार से परिवर्तन कर दे या फिर परिवर्तन लाने की चेष्टा कर दे बल की सहायता से, ठीक है, वही हमारा बल कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी पिंड द्वारा इकाई समय ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है, रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा,
नेक्स्ट है न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। यहाँ पे 2-3 चीज़ आ गया है, न्यूटन के प्रथम गति नियम, ठीक है, गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम, बल की परिभाषा, ये सभी का संबंध जो है वो न्यूटन के प्रथम गति नियम से ही है। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है? तो कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है या फिर कोई वस्तु मोशन में है या फिर कोई वस्तु रेस्ट में है, या वह जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगा और जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु की मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम कहते हैं, किसी वस्तु की मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग मोमेंटम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती, ठीक है, और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूटन सेकेंड लॉ। फ्रेंड्स बहुत सारे विद्यार्थियों को तो न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ याद रह जाता है, लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स जटिल है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कि देखिए किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर मतलब मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है, मोमेंटम किसी का चेंज होगा और उस पर जो आरोपित बल होगा उस पर दोनों में प्रोपोर्शनल होगा और उसके मास का एंटी प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है और न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं। दोस्तों क्रिकेट के खेलते समय बल्ला और बॉल का संपर्क बहुत क्षण समय के लिए क्षण भर के लिए होता है, बहुत ही कम समय के लिए, तो वहाँ पर जो समय होगा उस घटना को हम लोग आवेग कहेंगे। और वहाँ पर दोस्तों बहुत ही कम समय के लिए लगता है वो बहुत ही ज़ोरदार झटका लगता है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बच्चे में मार खाएंगे गाल में। तो दोस्तों गाल में हाथ के द्वारा बहुत ही कम समय में क्या होता है कि संपर्क में आता है, लेकिन जब लगता है तो समझ रहे हैं आप, जो खाए होंगे उन्हीं को पता होगा कितना ज़ोर से लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जिस बल का परिणामी बल शून्य होगा उसे असंतुलित बल कहेंगे। ठीक है, असंतुलित बल जिसका परिणामी मतलब शून्य होगा, जीरो होगा, उनको हम लोग असंतुलित बल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार, न्यूटन के थर्ड लॉ कहेंगे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों हम बैट से और बॉल से खेल रहे हैं, अब हम बैट से जितना जोर से मारेंगे गेंद उतना ही दूर जाएगा और जिस दिशा में मारेंगे उस दिशा में जाएगा, मतलब जिस दिशा से फोर्स लग रहा है उसके उल्टे दिशा में। ठीक है, उसके उल्टे दिशा में, ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर होगा परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक टॉपिक नंबर आगे है क्या, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों की किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों की किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। मतलब कि जो कण का जो संवेग संवेग पहले था
वही इस घटना के बाद भी संवेग वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है, उस पर बल वृत्त से केंद्र की ओर कार्यरत रहता है। मतलब अपकेंद्री बल में जो घटना चलेगी अगर ऐसे चल रहा है तो यहाँ से इस पर जो बल लगेगा वो यहाँ पर से केंद्र की ओर बल लगेगा। ठीक है, अपकेंद्री बल यहाँ पर से केंद्र की ओर क्रमशः बल लगते जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे अपकेंद्री बल, वहाँ था अभिकेंद्री बल। ये क्या था? ये हमारा अभिकेंद्री बल था और ये हमारा अपकेंद्री बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसमें यह है कि यहाँ पर वृत्ताकार में अंदर की ओर लग रहा था और यहाँ पर से वृत्ताकार से बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है, अपकेंद्री बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ से चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तुओं पर लगता है, मतलब केंद्र की ओर नहीं लगता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक है, कपड़ा सुखाने और मशीन से दूध का मक्खन निकालने वाले मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है कौन? मक्खन निकालने का उदाहरण, दूध से मक्खन निकालना, और कपड़ा सुखाने वाली मशीन, दोनों अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, बल के कारण अगर कोई पिंड एक अक्ष के चारों ओर घूम रहा है तो इस प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, इनका असहाय मात्रक न्यूटन होता है। बल आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है, इसका असहाय मात्रक न्यूटन होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्रों की ओर खींचता है। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्रों की ओर खींचता है। ठीक है, मतलब कि जिस पिंड का भार जितना अधिक होगा पृथ्वी उसे उतना ही स्पीड से उतना ही ज़्यादा से खींचेगी। अब जैसे कि एक बांस का पत्ता ले लीजिए, आप एक बांस का पत्ता ले लीजिए, उनका वेट, उनका जो द्रव्यमान होगा, उसका जो भार होगा वह बहुत ही कम होता है, इसलिए पृथ्वी पर वह धीरे धीरे गिरता है। ठीक है, लेकिन आप एक ले लीजिए लोहे का रॉड या फिर लोहे का एक गेंद, तो उनका वेट, भार दोस्तों फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए वो पृथ्वी पर जल्दी गिर जाता है। ठीक है, यही बात है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। आगे है जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो कार्य होना समझा जाता है। अब यहाँ पे कार्य, अब यहाँ पर देखिए कोई वस्तु है, इस पर हम अगर फोर्स लगाएं इस तरफ से तो यहाँ पर वस्तु यहाँ पर से यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगी ही आएगी। अब यहाँ पर से जो यहाँ पर आए तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। ये हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसी को हम लोग कार्य होना समझेंगे, इसी को हम लोग कार्य होना समझेंगे। आगे कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। कार्य करने की दर शक्ति जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। बहुत ही महीन फर्क, बहुत ही कम फर्क समझ पाते हैं लोग इस शक्ति और ऊर्जा में। देखिए, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है जबकि शक्ति का मात्रक वाट है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है जबकि शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। नेक्स्ट है हमारा ऊंचाई। ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थिति ऊर्जा होती है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ऊंचाई पर स्थित वस्तु, ठीक है, स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल आदि में कौन सी ऊर्जा होती है?
स्थितिज ऊर्जा उन सभी में स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा, घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ही ना उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा के नियम के ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना इसे नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है एक अशक्ति, एक HP जिसको हम लोग HP कहते हैं, वो 746 वाट के बराबर होता है। कितना होता है? एक HP वो 746 वाट के बराबर होता है। अगर आगे पॉइंट से तो नेक्स्ट पॉइंट से फ्रेंड, वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित पिंड जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। मतलब वह वेग उस वेग से फेंकने पर अगर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर हो जाता है, ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर हो जाता है तो हम उसे पलायन वेग का दर्जा देंगे, हम उसे पलायन वेग कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि चंद्रमा पर छोटी जी का मान पृथ्वी के छोटी जी के मान के 1/6 होता है। ठीक है, अगर ऐसे मानिए कि चंद्रमा पर छोटी जी का मान जो होगा वो पृथ्वी के छोटी जी के मान के 1/6 होगा। मतलब अगर पृथ्वी पर किसी आदमी का छोटी जी का मान, किसी मतलब व्यक्ति का वेट 6 kg है तो चंद्रमा पर 6 गुना 1/6, मतलब ये कट गया तो 1 × 1 = 1। अगर किसी पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन अगर 60 किलो है या फिर किसी वस्तु का वजन 60 किलो है तो वही वस्तु का वजन चंद्रमा पर जब आप नापिएगा तो वो हो जाएगा मात्र 10 किलो। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल दोस्तों वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी आवाज़ों को, हमारी ध्वनियों को पहली बार सुन रहे हैं तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।